UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 संविधान की जो धारा 44 है, उस यूनिफॉर्म सिविल के कोड को थोड़ा सा बारीकी में अगर हम जाएं तो ये है कि एक नागरिकों की जो सिविल लॉज हैं उसको समान करने की बात करता है। सिविल लॉ में जा हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द गोलगप्पे चैनल अगेन। सो आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और हम लोग बात कर रहे हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये काफ़ी चिंता का विषय है, बहुतों के लिए काफ़ी के लिए एंग्जाइटी का विषय है, लेकिन हमारे लिए ये विषय जानने का विषय है कि गोलगप्पे चैनल एक बहुत ही एजुकेटेड इस मामले में श्री मनोज जी, जो वकालत और कानून के काफ़ी अच्छे प्रखांड ज्ञाता हैं, इनसे मैं यूसीसी के बारे में समझूंगा। तो उत्तराखंड राज्य जिसने इसे भारत में इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में इनसे पूछेंगे और यूसीसी के बारे में जो लोगों में भ्रांतियां हैं, लोग में जो डर है, उसको वो कैसे उसको वो एड्रेस करते हैं। तो मनोज जी, यू वेलकम। धन्यवाद मेरे को इस विषय पे बताने के लिए। मैं पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य नहीं, दूसरा राज्य है। उसका कारण कि गोवा में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे हम समान नागरिक संहिता, लेकिन वो समान नागरिक संहिता वहाँ पे पुर्तगालियों के अधीन जो शासन व्यवस्था थी उसकी देन है और वो अभी तक चल रही है। तो गोवा के बाद उत्तराखंड में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, मैं एक लाइन उसके बारे में बताऊं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 44 संविधान की जो धारा 44 है, उसमें समान नागरिक संहिता को लागू करने की जिम्मेवारी सरकार की है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व, उसमें ये अत्यंत विषय चिंता का है कि 75 साल के बाद भी हमने इस विषय को अभी तक लागू नहीं किया। अब रही बात यूनिफॉर्म सिविल के कोड को थोड़ा सा बारीकी में अगर हम जाएं तो ये है कि एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि नागरिकों की जो सिविल लॉज हैं उसको समान करने की बात करता है। सिविल लॉ में ज़्यादातर ये 5, जैसे उत्तराधिकार, विवाह, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है परिवार में, इन सब विषयों पे जो हमारे नागरिक जो कानून है वो धर्म के आधार पे आधारित है। जैसे कि हिंदुओं के अलग कोड लॉ हैं जो 1954-55 में बने, उसके अलावा मुस्लिमों में शरीयत लॉ है, उसके अलावा पारसियों के अलग कानून है, क्रिश्चियंस के अलग कानून है। तो इस तरह से हमारे यहाँ धर्म के आधार पे सिविल लॉज हैं, इसमें कोई लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये पहले ही, बल्कि ये संविधान में बहुत गहन चिंतन हुआ संविधान सभा में और ये बात रखी गई कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। जब हम सेकुलर स्टेट बना रहे हैं तो होना चाहिए। हालांकि ये भी तय हुआ, अंतिम निर्णय ये हुआ कि अभी हमारा समाज उस तरह से तैयार नहीं है इसके लिए, तो उस समय लागू नहीं किया गया और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े इसके पक्षकार थे और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा इसकी पैरवी करी कि इसको लागू किया जाए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। संविधान सभा में कई और प्रबुद्ध हमारे फोर फादर्स थे जो उन्होंने कहा कि समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। अब इसमें विवाह या संपत्ति का विवरण या पार्टीशन, इस तरह के जो विषय वस्तु हैं, अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो संविधान में इस पे राज्यों को भी, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये राज्य इस विषय पे कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकती है, इसमें ऐसा भी है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और हाँ, तो इस तरह से राज्य सरकार को भी इस पे कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य सरकार ने इसी पावर के तहत
उत्तराखंड की सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन, जिसमें विभिन्न कानून के जानकार, विभिन्न सामाजिक पहलुओं को समझने वाले लोगों को रखा और उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी। उस डिटेल रिपोर्ट पे अध्ययन करके सरकार ने ये कानून बनाया और पिछले हफ्ते इसको लागू कर दिया गया। इसमें लिविंग रिलेशनशिप की भी बड़ी चर्चा है और लिविंग रिलेशनशिप पे को रजिस्ट्रेशन और कई शर्तों का पालन करना है। तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि महिलाओं का धर्म के आधार पे अलग अलग अधिकार है। जैसे हिंदू महिला को विवाह के बाद जो संपत्ति में अधिकार है, मुस्लिम महिला को वो अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिला संपत्ति में उतना अधिकार नहीं रखती जितना कि हिंदू महिला रखती है। मुस्लिम लॉ अलाउ नहीं करता, मेल और फीमेल के बीच में बराबर बराबर बंटवारा नहीं है। हिंदू कानून में अगर एक भाई और एक बहन है तो बराबर संपत्ति के अधिकारी हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता। तो इस तरह की जो विभेद है धर्म के आधार पे, तो इसको एड्रेस करता है। तो असली मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसमें कहता है कि विवाह की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में विवाह के बाद जो तलाक की स्थिति है या विवाह का एज है, उसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कवर कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में मुस्लिम लॉ में या शरीयत लॉ में किसी जो मुस्लिम लड़की है उसके हिसाब से तो प्यूबर्टी के बाद वो मैरिजेबल है एज पर मुस्लिम लॉ, लेकिन हम 18 या 21 या जो भी सीमा तय करें वो यूनिफॉर्मली लागू हो या तलाक के शर्त समान हो, इस तरह की चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आए। तो असली बात यह है कि इसमें समाज का वो वर्ग, जो महिला वर्ग जो वंचित है समान अधिकारों से, उनको फायदा होने वाला है। और ये बड़े दुख का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 7 से 10 बड़े बड़े जजमेंट्स में जिक्र किया है कि जब इस तरह के मामले जब जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट को ये चिंता होती है कि केवल धर्म के आधार पर ये महिला क्यों पीड़ित है। जैसे कि पहले ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, उसी तरह से संपत्ति के लिए या अन्य अधिकारों के लिए भी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऑलरेडी पहुंची हुई और वो मामले विचाराधीन है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की भी सराहना करनी पड़ेगी। और हमें ये भी जानकारी है कि इसी तर्ज पे 2-3 और राज्यों में एक्सपर्ट कमेटी बन गया और उत्तराखंड ने एक राह दिखाई है कि एक हमारे पास अब मॉडल है। पहले ये चर्चा होती थी कि इसका ड्राफ्ट कहाँ है, इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास ड्राफ्ट भी है, हमारे पास कानून भी है और उसकी लागू करने की अभी प्रक्रिया आएगा तो हमारे अनुभव भी हो जाएंगे कि इसको लागू करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इस तरह से एक मॉडल ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने लागू किया, अन्य राज्य भी धीरे धीरे इसको लागू कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है कि केंद्र भी इस पे कानून बना सकती है। तो केंद्र में जब कानून बनता है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कई तरह की समस्याएं भी आती हैं और आंदोलन की भी बात होती है। एक राज्य स्तर पे इसको लागू किया गया है, छोटा राज्य है, वहाँ पे माइनॉरिटीज की संख्या कम है और उसको हैंडल करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। तो जो भी उनके समस्याएं होंगी, तो इस तरह से एक मॉडल जो है ये इस तरह से शुरू किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के दिशा में एक सकारात्मक कदम है संविधान निर्माताओं ने। और संविधान निर्माताओं के अतिरिक्त में अगर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 6-7 जजमेंट में इतनी मजबूती के साथ वेरी स्ट्रांगली दे हैव प्रोपोज दैट व्हाई दिस इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, रादर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लागू करना चाहिए। कई कई इस तरह के मसले आए। एक तो आपने बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न होगा, और ये प्रश्न आपके विवेक पे आप इसे कैसे उत्तर देना चाहेंगे। देखिए, हमारे और आपके दोनों के काफ़ी मुस्लिम मित्र भी हैं, और उनके अंदर जो राइट इन्फॉर्मेशन दिया जाए, राइट, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि उनको क्यों नहीं डरना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी रिलीजन को, एंड दिस चैनल रिस्पेक्ट ऑल द फेथ, किसी रीजन को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। देखिए, मैं अमेरिका से आता हूँ
और अमेरिका में एकदम 50-50% डिवाइड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी कास्ट क्रीड। और वहाँ पे अरब के काफ़ी मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे ईरान के मुस्लिम्स हैं, टर्की के मुस्लिम्स हैं। एवरीबडी फॉलोज द लॉ, और नॉट ओनली मुस्लिम, द हिंदूज, द ज्यूज, सबको फॉलो करते हैं। और वहाँ पे नो क्वेश्चन आस्क स्टेट है, यानी कि अगर पति पत्नी में डिवोर्स होता है तो डिवोर्स होने के दिन तक पति जो भी या पत्नी जो भी जितना भी कमाए, चाहे वो बोनस हो, सैलरी हो, वेल्थ हो, नो क्वेश्चन आस्क, स्ट्रेट अवे बाय टू होता है। तो जब वेस्ट में ऐसा है और लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, और वेस्ट में अभी भी माइग्रेशन जो हो रहा है हर देशों से, तो लोग ये सब जानते हुए जा रहे हैं। तो जब भारत में हो रहा है तो लोग इस तरह से क्यों मने परेशान है? आप इस चैनल के माध्यम से उनको फियर ना हो, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और इसमें मैं छोटा सा एक प्रश्न और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप एक बड़े से माइनॉरिटी वर्ग को इससे सॉल्यूशन देने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को प्रयास कर रहे हैं, बट देर आर लॉट ऑफ ट्राइबल्स लॉज, जैसे कि उनको आपने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, राइट? आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? थैंक बहुत ही आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है। जो विकसित देशों की बात कर रहे हैं, जहां से आप आते हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के कई विकसित जो वहाँ की कंट्रीज हैं, उन सारे देशों में सिविल कोड यूनिफॉर्म पहले से है। तो कोई भी वहां जाए, he is subjected to that law. So once you are going there, you are subject to that particular law, you have to comply by that law. हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग के लोग हैं, और पर्सनल लॉ हम लोग अलग अलग फॉलो करते आ रहे हैं, और दोनों में विभिन्नताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विविधता जो है हमारे इस लॉ में है। और हिंदुओं में भी जहां तक बात करें, कि जब से हिंदुओं के कानूनी सुधार हुए, जिसको हम हिंदू कोड्स बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, और हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, जब ये चार कानून बने 50 के दशक में, तो उस समय भी बहुत विरोध हुआ था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत हिंदू को वर्ग, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे धार्मिक अधिकारों में ये बहुत ज्यादा दखल हो रहा है। तो 1950 के दशक में जब नेहरू जी इस कानून को और पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हो रहा था, तो इसमें बहुत जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो कानून मनुस्मृति या बाकी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके हिसाब से, परंपराओं से चला आ रहा है। यही परंपराएं दूसरे धर्मों में चली आ रही हैं। उस परंपरा को, जैसे मैं सबसे बड़ा जो हमारा माइनॉरिटी वर्ग मुस्लिम वर्ग है, उसमें मैं बात करूं, तो शरीयत के हिसाब से चलता है, और उसके लिए 1937 का कानून है, जिसके तहत हमने शरीयत को उनके पर्सनल लॉ के लिए मान्यता दे रखी है। तो वो शरीयत को कानूनी मान्यता है। तो उसको हम एक कह सकते हैं कि धार्मिक कानून है उस तरह से। तो हमारा यूनिफॉर्मिटी समाज में, एक आपस में जो समानता होनी चाहिए, उससे हम वंचित भी रहते हैं। अगर एक महिला जो इस धर्म में हो या उस धर्म में हो, अगर बराबर उसको अधिकार मिले, तो नेचुरली उसमें एक इक्विटेबल सोसाइटी की बात होगी, और एक किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि उसके साथ धर्म के अलग होने के कारण अन्याय हो रहा है। तो रही बात कि समाज के इस वर्ग में थोड़ी सी, अब जैसे मैं बताऊं कि ट्रिपल तलाक का कानून भी हमने कोई स्वेच्छा से नहीं लागू किया। कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको कहते हैं, जिसमें महिलाएं तुरंत एक सड़क पे आ जाती और उनका विवाह विच्छेद हो जाता, तो नेचुरली ये महिलाओं के लिए एक कानून था, जो काफी दुखदाई था, और कई महिलाएं इससे पीड़ित भी थी। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस चलने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया और सरकार को कहा कि इस पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है निर्णय देना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये कानून बना। नेचुरली कोई भी कानून बनता है या कोई भी परिवर्तन होता है तो विरोध होता ही है, और इसका भी होगा। लेकिन समाज को भी धीरे 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 इस प्रोग्रेसिव चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक समाज को आगे ले जाने की दिशा में थोड़ा सा ये जेंडर जस्टिस का इशू है, इक्विटेबल सोसाइटी का इशू है। अच्छा, एक मैं और पहलू जोड़ना चाहता हूँ।
कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के, यूरोपियन यूनियन के कई ऐसे कोवेनेंट्स हैं जिसमें ये समान प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है। तो अगर हम कहें कि इवन हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से भी देखें तो यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्टिस, you can't discriminate on ground of religion. This is a discrimination to women on the ground of being on different religion. So on this occasion the society has to come forward. Rather समाज में कुछ वर्ग जब आगे आने की कोशिश भी करते हैं तो हर समाज में हर तरह के तत्व होते हैं। तो अब समाज, मैं तो कहता हूं कि कोई भी समाज 75 साल में परिपक्व तो होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अब हम 21वीं शताब्दी की 25 साल गुजार चुके हैं, तो इस 25 साल के बाद 75 साल संविधान के हो गए, हमारे आज़ादी के इतने साल हो गए, तो 78 साल हो गए। तो इस समाज जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो इच्छा है, हमारे कानून सुप्रीम कोर्ट की जो इच्छा है, तो समाज को धीरे धीरे इस पे आगे आना चाहिए और उनके कोई व्यक्तिगत या रिलीजियस राइट को कोई इंक्रोच नहीं कर रहा। वो राइट अपनी जगह है, हर एक को संविधान में जो धारा 25 में या बाकी 26 में 29 में माइनॉरिटीज के रिलीजियस राइट सबके हैं, तो वो सब राइट इंटैक्ट है। ये एक सुधार की बात हो रही है, जो उनके सिविल राइट्स की बात हो रही है। जहाँ तक धार्मिक या रिलीजियस राइट हैं वो हाँ, वो अपने जगह इंटैक्ट है, उसको कोई छू नहीं रहा है। लेकिन ये जो है एक यूनिफॉर्मिटी की बात जब की जा रही है, तो समाज में जो सिविल राइट्स हैं उनको एक न्यायपरक बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक जस्टिस के एंगल से इसको हमें ट्राइबल वाला चाहिए कि उनको आप क्यों फिर इतना हाँ, ट्राइबल को इवन उत्तराखंड का जो या उत्तरांचल का जो अभी कानून बना है उसमें फिर ट्राइबल को छूट दी गई है। और ट्राइबल को अभी के भी हिंदू धर्म के जो कानून हैं उसमें जो उनके अलग से परंपराएं हैं मैरिज के या बाकी चीजों के, उसको अभी भी अलग रखा है। ट्राइबल किसी भी धर्म से आता हो उसको ट्राइबल के नाम से तीनों धर्म का रूल उस पर अप्लाई नहीं करता। ये आप बोल रहे हैं ट्राइबल की सोसाइटी की आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम एक अलग पहचान देने के लिए, क्योंकि हमारे आप देखें संविधान में भी ट्राइबल्स के लिए अलग से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है। ट्राइबल्स के लिए हम अलग से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका एक कल्चरल और एक उनका एक अगर हम देखें तो एक अलग आइडेंटिटी है। कई ट्राइबल प्रिमिटिव स्टेज में है, उनके सोशल और उनके अलग परंपराएं हैं। तो उसको हम अभी हो सकता है कि वो ट्राइबल भी आने वाले समय में प्रोग्रेसिव हो, या कुछ ट्राइब्स बहुत प्रोग्रेसिव हो भी चुकी हैं। जैसे कि मैं मीना समाज की बात करूं, अब मीना समाज भी शेड्यूल ट्राइब में आता है, तो वो उतना प्रोग्रेसिव है कि वो उस चीज में आए। लेकिन कुछ ऐसे भी सोसाइटी हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है, मेघालय में कुछ सोसाइटी है मातृसत्तात्मक जिसको बोलते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, तो उनकी अलग परंपराएं हैं। उन परंपरा और वो परंपरा ऐसी नहीं है कि जो 10 साल 20 साल से है, वो हजारों सालों से चली आ रही। तो उसको एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए हर कानून में अपवाद होता है, तो इसको अपवाद स्वरूप ही देखना चाहिए। संख्या भी बहुत कम है। हाँ, और हाँ, उनकी संख्या नेचुरली बहुत कम है, और वो एक हर कानून में अपवाद होता है, तो इस तरह से इस अपवाद को रखा गया। सो व्यूअर्स, आपने सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, रोचक और काफ़ी जानकारी वाला ये हमारा जो इंटरव्यू था मिस मनोज जी के साथ। तो इस तरह के तमाम तरह के इंटरव्यू आप सुनते रहेंगे, देखते रहिए गोलगप्पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब। घर का चैनल है, आपके घर का चैनल है। थैंक यू।